Hello dear student, welcome you to our new video. My name is Satish Chauhan, presently teaching in Suraj School Bawal. So today we will discuss about 8th class civics, first chapter the Indian Constitution. So let's start our chapter. सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जो इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं एक बार वो देख लेते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है जो अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज द प्राइमरी यानी सोर्स, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही प्राइमरी सोर्स है सभी कानून का। किसी भी कंट्री में जो भी कानून बनते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के ही बिहाफ पे बनते हैं। और डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग द विजन एंड द वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसका विजन क्या है, उसको भी हम अच्छे से इस चैप्टर में समझेंगे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के की फीचर्स, यानी कि जो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं, इसके फंडामेंटल राइट्स हैं या उस समय हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे कि यहाँ पे दे भी रखे हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में कि चैलेंजेस फेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय असेंबली बनाई गई थी, तो उससे ड्राफ्टिंग करते समय उस समय क्या क्या दिक्कत आई थी, वो सब चीज़ों को इसमें अच्छे से समझाया जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों है। ये सिंपल सी बात है कि भाई अगर मान लो कहीं भी हो आप, इतनी बड़ी कंट्री है तो आपके पास बेसिक रूल तो होने ही चाहिए, तभी एक कंट्री गवर्न कर सकती है, रूल कर सकती है। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा स्कूल का। फिलहाल तो जो फर्स्ट पैरे में है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें यही कहा जाएगा कि भाई आप लोग सोचते हो कभी कि भाई इफ़ वी वर फ्री टू डू एनीथिंग वी वांटेड टू डू, यानी कि काश ऐसा होता कि हम बिल्कुल फ्री होते, जो भी चाहे कर सकते। ये सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में बताया गया है, एग्जाम्पल दिया गया एक्चुअली में यहाँ पे कि टेक द एग्जांपल ऑफ योर स्कूल, कि आपका स्कूल है, वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और भी इसके अलावा ग्रुप्स हैं। तो ईच ग्रुप चाहे स्टूडेंट का हो चाहे टीचर्स का हो, दे आर डिफरेंट अदर्स, यानी कि सभी लगभग अलग, किसी का ओपिनियन अलग होती है, किसी के थॉट्स अलग होते हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस, कुछ रिलीजियस किसी का अलग होता है, कुछ की डिफरेंट लैंग्वेज होती है। तो एवरी वन हैज़ डिफरेंट थॉट्स एंड ओपिनियन, सभी के अलग अलग थॉट्स होते ओपिनियंस होते हैं। ईच ग्रुप्स विल फील डिफरेंटली अबाउट डिफरेंट मैटर, यानी कह रहे हैं कि कोई मैटर, कोई प्रॉब्लम आती है तो हो सकता है कि कोई ग्रुप उस पर किसी तरह से रिएक्ट करे, कोई दूसरा अलग तरह से रिएक्ट करे। विल हैव डिफरेंट कंसर्न एंड पॉइंट ऑफ व्यू। फिर भी यहाँ पे कहा गया है कि दे वुड ऑल वांट द बेस्ट फॉर द स्कूल, यानी कि सभी चाहते हैं कि स्कूल के लिए बेस्ट काम हो सके। एंड उसके लिए क्या करेंगे, दूसरे का नीड टू कोऑपरेट, दूसरे का सहयोग करेंगे ताकि जो कॉमन ऑब्जेक्टिव हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो अचीव करी जा सके। यानी कि हम यहाँ पे समझाया गया है कि दे कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर अदर्स, यानी कि अगर आपकी किसी से ओपिनियन अगर मिलती नहीं है तो भी आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। टू सिंपली फॉलो देयर ओन आइडियाज़, कि खाली सिर्फ आपको अपनी अपनी बात ही रखनी है, नहीं दूसरों की बात सुननी, दूसरों की बात को समझनी है। टू अचीव दिस कोऑपरेशन द मेंबर्स नीड टू एग्री सम फंडामेंटल प्रिंसिपल, यानी कि सभी लोगों को, सभी ग्रुप्स को कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिन पर एग्री होना पड़ता है। और यहाँ पे एक यूज किया गया है अंडरमाइंड, यानी कि अंडरमाइंड को देखो यहाँ पे डिफाइन भी कर रखा है कि हमें किसी को कमज़ोर, किसी को वीकर नहीं समझना चाहिए। These principles eventually take the shape of rules and that regulate the functioning. ओके, यही जो प्रिंसिपल हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उसी से यहाँ पे कहा गया है। एंड दीज रूल्स डिफाइन द पैरामीटर्स, यही रूल होते हैं जिनसे पैरामीटर तय किए जाते हैं या किसी भी जो रूल्स निकल कर आते हैं। ओके, यही चीज़ें हैं इस पॉइंट में यहाँ पे दे रखी है। ओके, और सबसे बड़ी बात इसमें ये आपको अगर समराइज करें इसको, तो यही कहा गया है कि डिफरेंट ओपिनियन होने के बाद भी आपको दूसरे का कोऑपरेशन करना चाहिए, पीसफुली रहना चाहिए। ये सब यहाँ पे कहा गया। दीज बेसिक रूल्स जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट, यानी कि आप अलग अलग होने के बावजूद भी आप में एक ट्रस्ट की भावना होनी चाहिए अमोंग ऑल इट्स मेंबर। सो हमारी नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया।
सो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या बेसिकली कहा गया है कि जो यहाँ पे कहा गया वी रियलाइज दैट द सम सेम कंसेप्ट ऑफ द कॉमन रूल, यानी कि बेसिक कॉमन रूल्स हो, कोऑपरेशन हो आपस में, एंड हारमोनी अप्लाई टू आवर सोसाइटी एज वेल, जो हमारी सोसाइटी में हम लोग साथ में रह सकें। ऑल सच रूल्स दैट गवर्न्स आवर सोसाइटी, यही रूल्स होते हैं जो हमारे समाज को गवर्न करते हैं, हमारे समाज को चलाते हैं। उसी को एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पज, यानी कि कई तरह से काम करता है। जैसे कि फर्स्टली यहाँ पे बताया गया है द कॉन्स्टिट्यूशन टेल अबाउट द बेसिक नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा समाज कैसा है, हमारा रहन सहन कैसा है। डिस्क्राइब द आइडियाज, हमारे रहने के तरीके को बताता है। सेकेंडली इसमें कहा गया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को बताता है, यानी कैसे कि हमारी कंट्री है तो उसमें गवर्नमेंट कैसे, गवर्नमेंट विल बी फाउंड, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, हु विल द पावर में कौन रहेगा, डिसीजन कैसे लिया जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया है तो वहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों? वहाँ पे मोनेर्की है और मोनेर्की में किंग ही है जो अकेले डिसीजन लेता है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया आर डेमोक्रेटिक। यहाँ पे क्या होते हैं कि पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग चुन करके आते हैं और वो आके गवर्नमेंट को चलाते हैं। ओके, सो जस्ट ए मोमेंट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि ओके बट एट टाइम, ठीक है रिप्रेजेंटेटिव होता है लेकिन ऐसे रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं होने चाहिए कैन मिसयूज द पावर एंड अथॉरिटी विच इन टर्न कैन लीड टू इनजस्टिस, यानी कि जो लोगों से अन्याय करे। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने मैकेनिज्म बनाया है, सेफ गार्ड बनाया, यानी कि जो हमारे हमें मिसयूज होने से बचाता है। हम कोई अगर अपनी पावर का मिसयूज करता है तो चेक एंड बैलेंस के लिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने कई रूल्स बनाए हुए हैं, कई बॉडीज बनाई हुई हैं। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, यहाँ पे उसी चीज़ को बताया गया है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशंस कन्वेंशंस हैं जो गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार की हानि, दूसरों को पीड़ा करने से या नुकसान करने से बचाते हैं या रोकते हैं, ये भी कह सकते हैं यहाँ पे। द फंडामेंटल राइट्स आर यूनिवर्सली अप्लाइड टू ऑल सिटीजन्स आर इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी सिटीजन को मिले हुए हैं और कोई भी गवर्नमेंट अगर इसको ब्रेक करती है तो वो पर्सन है वो कोर्ट जा सकता है। यानी किसी चीज़ को बताया गया है कि सपोज कि आपके पास काफ़ी अधिकार है लेकिन अधिकार अगर गवर्नमेंट ना दे तो इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। दे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर रिप्रेजेंटेटिव, जो अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है, जनता का प्रतिनिधि है, वो अपनी अथॉरिटी का पावर का मिसयूज करता है तो यू कैन गो टू कोर्ट। द राइट टू इक्वलिटी है यहाँ पे, यानी कि इक्वलिटी मीन्स समझ रहे हो कि किसी भी आधार पे किसी व्यक्ति के साथ, चाहे वो जेंडर हो, कास्ट हो, रीजन हो, रिलीजन हो एंड प्लेस ऑफ बर्थ हो, किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन भेदभाव होता है, वो कैसे होता है वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करते हैं। दिस राइट ऑल्सो इंश्योर दैट नो इंडिविजुअल कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन सच ग्राउंड, किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। राइट टू इक्वलिटी इज एसेंशियल फॉर ऑल डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़, जो राइट टू इक्वलिटी सबसे ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए। यहाँ पे टायरेनी के लिए भी कहा गया है कि अनदर फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रिवेंट द टायरेनी और डोमिनेशन ऑफ द माइनॉरिटी बाय द मेजोरिटी, यानी कि जो कमज़ोर तबका है उसको ताकतवर से दबाने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारी हेल्प करेगा। यहाँ पे बताया गया है इन सोसाइटी सम पीपल में यूज देयर वेल्थ, कुछ लोग होते हैं जो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। तो सच सिचुएशन कैन हैपन इवन डेमोक्रेसी वेयर द मेजोरिटी कैन एक्सक्लूड द माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी लोगों को शोषण करते हैं। तो इसके लिए भी कहा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज 3 टायर्स ऑफ चेक एंड बैलेंस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड इंस्टीट्यूशनल। ये बेसिकली वर्ड है लेकिन इनका मीनिंग निकल कर एक ही आएगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि हॉरिजॉन्टल चेक में क्या होता है कि गवर्नमेंट का पावर्स जो है उसकी अलग अलग डिवाइड किया गया है, लाइक एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव में एंड जुडिशरी में। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द
लैंड एनुअल सोर्स ऑफ ऑल पावर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हर तरह के कानून से सबसे बड़ा होता है। कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो उसको बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ दे। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो सर्व टू प्रोटेक्ट वो एस फ्रॉम आवर सेल्फ, हमें हमारे लोगों से ही बचाने में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमारी हेल्प करता है। बाय दिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजन विच आवर रिप्रेजेंटेटिव मेक, यानी कि अगर हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है कभी अगर वो गलत डिसीजन लेना चाहे तो भी वो चाह कर भी वो नहीं ले सकते। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट डेमोक्रेटिक सस्टेन एंड सर्वाइव, यहाँ पर एक्चुअली एक वर्ड का नाम दिया गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जो भी 18 साल का हो जाएगा वो मेजर बन जाता है और यानी कि वेस्ट हो जाता है और ही और सी कैन पुट गिव द वोट। तो उसके लिए कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन होता है हमारी कंट्री में वो सुपरविजन करता है और देखता है कि गवर्नमेंट के लिए जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जो 18 साल के लोग ऊपर हैं वो लोग वोट डाल सकें और एक गवर्नमेंट एक सही तरीके से चुनी जा सके और वो काम कर सके। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा संविधान है उसके क्या क्या की फीचर्स, उसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें दे रखी हैं। ओके, सो दिस पॉइंट वी विल डिस्कस अनदर वीडियो। ओके, सो थैंक यू एंड टेक केयर। जो भी आपकी क्वेरी हो वो नीचे कमेंट जरूर करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू डियर स्टूडेंट।